नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी क्राइम स्टोरी जिसमें दोस्ती, धोखा और एक के बाद एक खुलते राज आपको बांध कर रख देंगे। अगर आपको सस्पेंस और क्राइम से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और कॉलेज का आखिरी साल पूरा हो चुका था। तभी अंश, विक्रांत, रोहित, कबीर, समीर, अनमोल और दिशा ने प्लान बनाया कि इस बार किसी शांत और सुनसान जगह पर जाकर कैंपिंग की जाए। रोज की भीड़ भाड़ से दूर, फोन सिग्नल से दूर, जहां सिर्फ पेड़ों की सरसराहट हो और तारों भरा आसमान। अंश ग्रुप का सबसे रोमांटिक और इमोशनल लड़का था, जो दिल से लिखता था और सबसे ज्यादा दिशा के करीब था। वहीं विक्रांत सबसे अमीर और दिखावे वाला लड़का था, जो हर बार। रोहित ग्रुप का क्लासिक जोकर था, हंसी मजाक में माहिर, लेकिन दिल से बहुत डरा हुआ लड़का। कबीर थोड़ा रहस्यमयी था, कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सब चुप हो जाते थे। समीर एकदम फिटनेस फ्रीक और स्पोर्ट्स चैंपियन था। हर मुश्किल वक्त में सबसे पहले सामने आता अनमोल ग्रुप का टेक एक्सपर्ट था। कैमरा, जीपीएस, वायरलेस, हर चीज की टेक्नोलॉजी उसमें बसी थी। और दिशा एक सुंदर, शांत और किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी, जो किसी से भी ज्यादा अंश के करीब थी। पर उसके मन में कुछ ऐसा भी था जो किसी को पता नहीं था। इन सातों ने मिलकर काला वृक्ष वन को चुना, एक ऐसा जंगल जो पुरानी कहानियों, लुप्त किंवदंतियों और खून से सने राजों से जुड़ा था। गांव के लोग उस जगह को मनहूस मानते थे, कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन युवाओं को डर से ज्यादा रोमांच चाहिए था, और रोमांच के पीछे सच्चाई की परतों को हटाने का जुनून था। तो ये सातों एक जीप में बैठकर पहुंचे उस सुनसान जंगल के किनारे, जहां हर तरफ ऊंचे और पुराने पेड़ थे, जिनकी जड़ें जमीन फाड़ कर बाहर निकली थीं। पेड़ों से उलझे झूलते बेलें जैसे किसी मृत आत्मा की उंगलियां हों। चारों तरफ पक्षियों की चीखें और हवा में अजीब सी गंध थी। पहली रात उन्होंने जंगल के बीच एक सुरक्षित सी जगह ढूंढी, जहां उन्होंने टेंट लगाया, इसवोई आग जलाई और गिटार की धुन पर रोहित ने गाना गाया। सब हंस रहे थे, बियर की बोतलें खुली थीं और सब अपने अपने किस्से सुना रहे थे। दिशा ने अपनी किताब से एक डरावनी कहानी सुनाई, जिसमें एक लड़की ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला सबको मार कर लिया था। सबने उसे सीरियसली नहीं लिया, सिर्फ अंश को छोड़कर। उसे वो कहानी जानी पहचानी सी लगी, जैसे उसने वो दर्द पहले महसूस किया हो। रात के करीब 2 बजे, जब सब सो चुके थे, दिशा टॉयलेट जाने के बहाने टेंट से बाहर निकली और वापस नहीं लौटी। सुबह जब सब उठे तो दिशा टेंट में नहीं थी। पहले सोचा शायद दूर तक टहलने गई होगी, लेकिन घंटे बीतते गए और कोई खबर नहीं मिली। विक्रांत ने सबसे कहा कि डरने की कोई बात नहीं, लेकिन रोहित की तो आवाज ही कांप रही थी। कबीर उस जगह को घूर रहा था जहां दिशा के कदमों के निशान अचानक मिट गए थे, जैसे किसी ने उसे घसीट लिया हो। दूसरी रात जब सब टॉर्च लेकर दिशा को खोजने निकले, तभी एक चीख सुनाई दी। वो रोहित की थी, जो कुछ देर बाद झाड़ियों में मृत मिला। उसकी आंखें फटी हुई थीं और गर्दन अजीब तरह से मुड़ी थी, जैसे किसी ने उसे पल भर में तोड़ दिया हो। समीर ने तुरंत वापसी की बात की, लेकिन अनमोल ने कहा कि पहले दिशा को ढूंढना जरूरी है। पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था और जीप की वायरिंग कटी हुई मिली। अब सबके चेहरों पर डर साफ था। एक दोस्त मर चुका था, एक गायब थी और वापस जाने का रास्ता नहीं था। अगले दिन कबीर ने एक झरने के पास एक पुराना मंदिर देखा। वहां जाने पर उन्हें एक दीवार पर लिखा मिला, जिसने जुल्म किया है उसका अंत यहीं होगा, और नीचे 7 नाम खुदे हुए थे, 6 लड़कों के और एक लड़की का। दिशा नाम सबसे ऊपर था। सब डर गए कि ये कैसे संभव है। विक्रांत ने गुस्से में कहा कि ये सब दिशा का खेल है, हो सकता है उसने रोहित को मारा हो। लेकिन अंश को यकीन नहीं था। वो दिशा को जानता था, उससे प्यार करता था। एक एक कर सबका व्यवहार बदलने लगा।
अनमोल की डायरियों से किसी अजनबी की हैंडराइटिंग में लिखा मिल रहा था, एक एक कर सब मरेंगे। समीर ने बताया कि उसके जूते में कांच भरे गए हैं और विक्रांत ने देखा कि किसी ने उसके बैग में एक पुराने खून से सने चाकू को छिपा दिया है। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। अब दोस्ती की जगह डरने ले ली थी। तीसरी रात को जब अनमोल अकेले अपने कैमरे से जंगल रिकॉर्ड कर रहा था, तभी उस पर किसी ने हमला किया। वीडियो में सिर्फ इतना दिखा कि एक परछाई तेजी से उस पर झपटी और कैमरा गिर गया। अब सिर्फ 4 बचे थे, अंश, विक्रांत, समीर और कबीर। कबीर अब बहुत शांत और डरावना हो गया था, जैसे उसे सब पता हो। चौथी रात को समीर को नींद में घसीटा गया। उसके गले में लटकता था एक लॉकेट जो उसने दिशा को गिफ्ट किया था। जब बाकी 3 उसे खोजने निकले तो उसका शव पेड़ से उल्टा लटका मिला और उसके शरीर पर खून से लिखा था, तुम्हें याद है जो तुमने किया था। अब अंश समझ चुका था कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। वो दिशा की पुरानी डायरी याद करने लगा, जिसमें उसने अपने स्कूल के दिनों में हुए एक हादसे का जिक्र किया था, जब 6 लड़कों ने मिलकर एक लड़की का वीडियो वायरल किया था और उसकी वजह से वो लड़की आत्महत्या कर बैठी थी और दिशा ने उस लड़की के लिए इंसाफ की कसम खाई थी। वो लड़की दिशा की बहन थी और अब सब कुछ साफ था। कबीर, जो अब तक शांत था, उसने अंश को बताया कि उसने सबको पहचान लिया था। उन 6 में से वो खुद भी शामिल था और दिशा इस जंगल में सबको एक एक कर खत्म करने आई है। अंश की आंखें धीरे धीरे खुली तो सामने उजाला नहीं बल्कि सफेद दीवारें और एक मशीन की बीपिंग आवाज थी। वह एक सरकारी अस्पताल के मानसिक वार्ड में था। चारों ओर सन्नाटा। खिड़की के बाहर धूप थी, लेकिन उस धूप में भी डर का साया यमाइशेधा। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और मानसिक आघात के गहरे घाव जो सिर्फ वो जानता था। डॉक्टरों ने उसे PTSD यानी ट्रॉमा डिसऑर्डर का नाम दिया, लेकिन वो जानता था कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ दिमागी भ्रम नहीं था, वो सच था। एक एक दोस्त की मौत उसकी आंखों के सामने हुई थी, लेकिन जब पुलिस वालों ने उस जंगल में जांच की तो वहां ना कोई टेंट मिला, ना कोई शव, ना कैमरा, ना दिशा। सिर्फ वो अकेला था जो बेहोशी की हालत में झाड़ियों के बीच मिला था। जांच अधिकारी ACP विनय रावत को यह केस फाइल मिला जो दिखने में सीधा था, पर उसके पन्नों के बीच कुछ ऐसा था जो हर पुलिस अफसर को खामोश कर देता। जंगल के बाहर गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने भी लड़कों की चीखें और लड़की की हंसी जंगल के अंदर से सुनी थी, लेकिन वे कभी पास नहीं गए क्योंकि वो जगह शापित थी। ACP विनय को अंश की कहानी में कुछ तो सच लगा। उसके डर में कोई बनावट नहीं थी। उसकी आंखों में सच्चाई की वो आग थी जो झूठे के पास नहीं हो सकती थी। 1 महीने की मानसिक काउंसलिंग के बाद अंश को अस्पताल से छुट्टी दी गई, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वह दिन में शांत और रात में बेचैन रहता। बार बार दिशा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता। वो साये जो उसे बुलाते, वो परछाइयां जो खिड़की के बाहर मंडराती। उसने एक रात अपने कमरे की दीवार पर लिखा, वो खत्म नहीं हुई है, वो यहीं है। उसकी मां ने जब यह देखा तो डरकर पंडित बुलाया, लेकिन पंडित खुद 2 दिन बाद घर छोड़कर भाग गया और तब अंश ने फैसला किया कि अब वो सच्चाई खुद उजागर करेगा। वो फिर से उसी जंगल में जाएगा। इस बार उसके पास था एक कैमरा, एक डायरी, एक रिकॉर्डर और एक GPS ट्रैकर। वह अकेला जंगल की ओर निकला, लेकिन उसके पीछे एक और साया चल पड़ा, ACP विनय, जिसे लग गया था कि यह केस बंद नहीं हुआ है बल्कि अब शुरू हुआ है। अंश जब जंगल के उसी पॉइंट पर पहुंचा जहां उन्होंने पहले टेंट लगाया था, उसे एक जली हुई लकड़ी मिली जिस पर अभी भी दिशा का नाम आंशिक रूप से उभरा हुआ था। वो वहां बैठा और पुराने पल याद करने लगा। तभी हवा में अजीब सी सरसराहट हुई, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और अचानक एक धीमी सी आवाज आई, तू लौट आया। अंश डर से नहीं कांपा, बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दिशा, मैं तेरी सच्चाई दुनिया को बताना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तू गलत नहीं थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब कोई और मरे। और तभी झाड़ियों से एक परछाई निकली। दिशा बिल्कुल वैसी ही जैसी वो पहले थी, लेकिन उसकी आंखों में अब शांति नहीं थी। वहां सिर्फ बदला, आग और
पागलपन था। उसने कहा, अब तू मुझे रोकना चाहता है। जब तूने तब रोका होता तो आज कोई नहीं मरता। और तभी अचानक जंगल की जमीन हिलने लगी। अंश ने देखा कि जमीन के अंदर से जैसे कुछ निकलने की कोशिश कर रहा हो। एसीपी विनय, जो जीपीएस ट्रैकर से अंश को फॉलो कर रहा था, उसी समय पहुंच गया और वो दृश्य देखकर हिल गया। एक लड़की हवा में तैर रही थी, उसके चारों ओर धुआं, और जमीन से कंकाल की उंगलियां बाहर निकल रही थीं, जैसे कोई पुरानी आत्माएं जाग रही हों। विनय ने पिस्तौल निकाली, लेकिन उसकी गोली हवा में घुल गई, जैसे वहां कुछ भी भौतिक नहीं था। दिशा ने कहा, जिस जंगल में अन्याय हुआ वहां इंसाफ भी इसी धरती से निकलेगा। और उसने जमीन से एक पुराना शव निकाला, जो उसकी बहन का था, जिसकी आंखें अब भी डर में खुली हुई थीं। अंश उस शव के सामने घुटनों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने पहली बार अपने उस गुनाह को स्वीकार किया जो उसने कभी किया नहीं था। लेकिन जब उसे रोक सकता था तब चुप रहा था, और तभी दिशा की आत्मा कांपने लगी। उसका चेहरा बदलने लगा। वो अब इंसान नहीं रह गई थी, बल्कि उस जंगल की आत्मा बन गई थी जो हर उस व्यक्ति को निगल जाती थी जो चुप रहते थे। एसीपी विनय ने तब अपना आखिरी कदम उठाया। उसने अपनी जेब से पुराना त्रिशूल लैकेट निकाला जो गांव के पुजारी ने उसे दिया था, और दिशा के सामने फेंका। तेज प्रकाश हुआ और जंगल की हर शाखा, हर पेड़ चीखने लगा, जैसे किसी मां की गोद जल रही हो। दिशा की आत्मा वहीं जमीन में समा गई। उसकी चीख जंगल की हवाओं में घुल गई और शांति छा गई। अंश बेहोश हो गया, और इस बार जब उसने आंखें खोलीं तो वो उसी मंदिर के अंदर था, लेकिन अब वहां खून नहीं, दियों की रोशनी थी। दीवार पर लिखा था, औद्यामी इका, कभी मत चुप रहना, अन्याय का साथ देना भी गुनाह है। और वहां उसके पास एसीपी विनय बैठा था, जो मुस्कुराकर बोला, अब तू आजाद है बेटा, लेकिन इस सच्चाई को कभी भूलना मत। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब दोनों जंगल से बाहर आए तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, अब यह जंगल शांत है, पर कब तक रहेगा यह किसी को नहीं पता, क्योंकि इंसान जब तक चुप रहेगा यह जंगल फिर से जिंदा हो जाएगा। 3 साल बीत चुके थे। काला वृक्ष वन अब सरकार द्वारा सील कर दिया गया था। चारों तरफ कांटेदार तार, चेतावनी बोर्ड और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। सरकारी रिपोर्ट में इस जगह को मानसिक भ्रम की जगह घोषित कर दिया गया था, लेकिन गांव वालों की नजर में यह अब भी एक जीवित जंगल था, जो इंसानी आवाजें सुनकर जागता था और आत्माओं की भूख में पलता था। अंश अब एक अलग इंसान बन चुका था। वो शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में बच्चों को नैतिकता और सच्चाई की शिक्षा देता था। उसके चेहरे पर गहराई थी और आंखों में सन्नाटा। वह कभी उस रातों को भूल नहीं पाया जो उसने उस जंगल में बिताई थी। और एसीपी विनय अब रिटायर हो चुका था, लेकिन उसे उस जंगल से जुड़ी हर एक खबर पर नजर थी, क्योंकि उसे पता था कि जुल्म की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो बस नए किरदारों के साथ फिर से शुरू होती हैं। उसी साल दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी से 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोजेक्ट के लिए निकल पड़ा, जिसमें शामिल थे रिया, एक उत्साही और बेबाक लड़की जो डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर थी, उसका बॉयफ्रेंड अर्जुन जो कैमरा ऑपरेटर था, सपना जो रिसर्चर थी, आकाश जो साउंड डिजाइनर था, विक्की जो एडिटर था, नेहा जो एक्ट्रेस थी और रवि जो टेक एक्सपर्ट था। इन सभी को आशापूर्ण जगहों पर फिल्म बनाना था और उन्होंने यूट्यूब पर काला वृक्ष वन के बारे में सुना, जो अब भूतिया जंगल के नाम से वायरल हो रहा था। उन्हें समझाया गया कि वहां जाना मना है, लेकिन उन्होंने फर्जी परमिशन ले ली और रात के समय जंगल में एंट्री कर ली। जीपीएस, कैमरा, नाइट विजन, ड्रोन्स सब तैयार थे, पर वो नहीं जानते थे कि वो उसी दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे थे जो एक बार बंद हो चुका था और अब दोबारा खुलने वाला था। जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर कदम रखा, हवा की गति बदल गई और सबसे पहले रवि का फोन खुद से ऑफ हो गया। वो हंस पड़े, स्पूकी वाइब्स, लेकिन रिया को अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर सांस ली हो। उन्होंने कैंप लगाया,
रिया ने जंगल की कहानियां बतानी शुरू की और बैकग्राउंड में सपना बोल रही थी। कहते हैं इस जंगल में एक आत्मा है जो सिर्फ उन्हें मारती है जो सच के सामने चुप रहते हैं। अचानक कैमरा हिला और जमीन में कंपन होने लगा। सबने सोचा भूकंप है, लेकिन अंश जो इस समय अपने कमरे में बैठा था, उसके रेडियो में अचानक से आवाज गूंजने लगी, तूने वादा किया था कि अब कोई और नहीं मरेगा। अंश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपने पुराने बैग से जंगल की डायरी निकाली जिसमें दिशा की आत्मा की मूवमेंट्स रिकॉर्ड थीं, और देखा कि आखिरी पेज में कोई नई लाइन जुड़ी थी। 7 नए गवाह आ चुके हैं, अब फैसला फिर से होगा। उसी समय एसीपी विनय, जो अब एक निजी जांच एजेंसी में काम करता था, जिहाशा को भी एक मेल मिला। आपका केस दोबारा खुल चुका है। आईपी लोकेशन काल वृक्ष वैन। विनय और अंश दोनों ने फिर से तय किया कि वो इस बार इस जंगल का अंत करेंगे, नहीं तो ये अंत कभी नहीं होगा। जंगल में अब रात हो चुकी थी और उन 7 युवाओं में से पहली मौत विक्की की हुई। वो टेंट के बाहर पेशाब के लिए गया था और लौटते समय उसने कैमरा ऑन किया। वीडियो में बस उसकी सांसें और एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसके पास आई और एक कटी हुई झाड़ी से उसकी गर्दन के आर पार हो गई। बाकी लोगों ने शोर सुना, लेकिन टॉर्च में कोई नहीं दिखा। सिर्फ विक्की का कैमरा मिला जिसमें उसका अंतिम क्षण रिकॉर्ड था। रिया अब घबरा चुकी थी, लेकिन टीम ने कहा यह किसी जानवर का काम हो सकता है। उधर अंश और विनय जंगल के पास पहुंच चुके थे, लेकिन अब पुलिस और सरकार ने वहां सख्त सुरक्षा तैनात कर दी थी। उन्होंने एक गांव वाले से मदद ली जिसने एक पुराना सुरंग दिखाया जो अंग्रेजों के जमाने में बनवाई गई थी, जो जंगल के बीचों बीच एक पुराने कुएं के पास खुलती थी। अंश जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचा, उसे दिशा की आवाज सुनाई दी, एक बार फिर तुमने देर कर दी अंश। और उसकी आंखों के सामने सपना पेड़ से उल्टी लटकी मिली। उसकी छाती पर खून से लिखा था, चुप्पी की सजा मौत है। अब जंगल ने अपने शिकंजे कसने शुरू कर दिए थे। हर एक इंसान की आत्मा जिसने अन्याय होते देखा और कुछ नहीं कहा, अब शिकार बन रही थी। अर्जुन, जो कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, उसे भी दिशा की आत्मा ने जकड़ लिया और उसके हाथ में जो वीडियो फुटेज थी वो वहीं जल गई। कैमरे की स्क्रीन पर एक लाइन आई, तुमने सच छुपाया। और वो कैमरा ब्लास्ट हो गया। अब सिर्फ 3 बचे थे, रिया, आकाश और नेहा। रिया को अब समझ में आ गया था कि ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं थी, ये बदले की जिंदा आत्मा की अदालत थी। और तभी अंश और विनय जंगल के बीच पहुंचे। रिया ने उन्हें देखकर दौड़ लगाई और चिल्लाकर कहा, प्लीज हमें बाहर निकालिए, यहां कुछ है जो सबको मार रहा है। अंश ने उसे शांत किया और कहा, मैं जानता हूं और इस बार हम इसे खत्म करेंगे। विनय ने उस मंदिर में सबको इकट्ठा किया जहां दिशा की आत्मा हमेशा ताक में रहती थी। उसने 7 दीप जलाए और एक मंत्रोच्चारण किया जो उसे उस गांव के पुजारी ने दिया था। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, जमीन कांपने लगी, पेड़ चीखने लगे और दिशा की आत्मा पूरे जंगल में गूंजने लगी। कोई भी सच से भाग नहीं सकता, ना अब ना फिर कभी। तभी विनय ने अंतिम दीप जलाकर वो तांत्रिक वस्त्र उस कुएं में फेंके जहां दिशा की आत्मा बंद थी और कहा, तू अपनी बहन के लिए न्याय मांग रही थी, लेकिन न्याय हत्या नहीं है। तू अब इंसाफ से परे जाकर विनाश बन चुकी है। और तभी अंश ने दिशा की बहन की असली डायरी उस आग में डाल दी जिसमें लिखा था, मुझे किसी से बदला नहीं, मुझे बस शांति चाहिए। वो आत्मा अचानक कांपने लगी, जोर से चीखी और मंदिर की दीवारें फटने लगीं। कुएं से धुआं निकला और एक जोरदार विस्फोट हुआ। अंश बेहोश हो गया और जब जागा तो वो, रिया और नेहा बाहर जंगल के किनारे पर थे। बाकी सब जा चुके थे। इस बार सरकार ने जंगल को पूरी तरह सीमेंट और लोहे की दीवारों से सील कर दिया और सभी वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज सब जब्त कर लिए। एसीपी विनय ने आखिरी बार अंश को गले लगाया और कहा, अब ये हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, शायद।
लेकिन आखिरी सीन में एक छोटी बच्ची स्कूल प्रोजेक्ट के लिए जंगल की पुरानी तस्वीरें स्कैन कर रही होती है और अचानक उसकी स्क्रीन पर दिखता है एक ब्लैक स्क्रीन और उसमें लिखा होता है, जो सच छुपाते हैं वो लौट कर आते हैं। नया शहर, नया स्कूल, लेकिन डर वही पुराना था। 13 साल की तन्वी, जो अभी हाल ही में अपनी मां के साथ लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, बहुत ही समझदार, शांत और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा संवेदनशील लड़की थी, जिसे कहानियां पढ़ने और पुराने कागजात खंगालने का शौक था। उसका स्कूल एक नई थीम पर प्रोजेक्ट करवा रहा था, द लॉस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया। और जब तन्वी को प्रोजेक्ट दिया गया तो उसने लाइब्रेरी की सबसे पुरानी किताबें पलटनी शुरू की। वहीं उसे एक पुरानी फाइल मिली जिस पर धूल जमी थी और नाम मिट चुका था। लेकिन जैसे ही उसने वो फाइल खोली, एक फोटो बाहर गिर पड़ी, काला वृक्ष वन की, जिसमें एक टूटा मंदिर, एक जला हुआ पेड़ और एक अजीब सी छाया थी। तन्वी की आंखें वहीं टिक गईं। उसने फोटो के पीछे कुछ लिखा पाया, 7 लौटेंगे, फिर एक जागेगा, और एक काले पेन से बनी आकृति जो 7 बिंदुओं से बनी एक वृत्त जैसी थी और बीच में एक आंख। उसी रात तन्वी ने सपना देखा। वो एक जंगल में खड़ी थी, सब कुछ धुंधला था, लेकिन एक औरत की चीख जंगल में गूंज रही थी और एक धीमी आवाज उसके कान में बोली, सच मत छुपाना, नहीं तो तू भी मेरी तरह खो जाएगी। तन्वी चीख कर उठी। उसके माथे पर पसीना था और उसकी किताब के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे और उस फोटो पर अब खून के छींटे थे जो रात को नहीं थे। इधर अंश अब हिमालय की एक गुप्त आश्रम में शरण लेकर साधु बन चुका था। उसका नाम अब स्वामी विवेकानंदानंद था, लेकिन उसके ध्यान के बीच अब भी कभी कभी दिशा की चीखें गूंजती थीं। वो जानता था कि जंगल भले ही बंद किया गया हो, लेकिन बुराई की जड़ें कभी मरती नहीं। वो सिर्फ एक नया जमीन तलाशती हैं। और जब उसे सोशल मीडिया पर अचानक एक स्कूल प्रोजेक्ट की तस्वीर वायरल होते देखी, जिसमें वो पुरानी फोटो और उसका ही लिखा हुआ नोट था, तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत ही दिल्ली के उस स्कूल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तन्वी के प्रोजेक्ट की तारीफ हुई। उसके टीचर्स ने उसकी रिसर्च को स्कूल की वेबसाइट पर डाला और उसके नाम की चर्चा मीडिया में भी होने लगी। लेकिन तन्वी को अब डर लगने लगा था। हर रात सपने और ज्यादा भयानक होते जा रहे थे। अब उसे दिखने लगा था कि वो 7 लोग फिर एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और कोई एक काला साया उन्हें देख रहा है। वो अपने कमरे की खिड़की से झांकती तो उसे पेड़ की शाखाओं जैसी आकृतियां नजर आती, और एक दिन उसने अपनी ड्राइंग बुक में वही आकृति बना दी, 7 बिंदु और एक आंख, बिना जाने कि उसने क्या खींचा। उसकी मां रचना, जो एक कॉलेज प्रोफेसर थी, ने यह सब देखकर मनोचिकित्सक से संपर्क किया, लेकिन डॉक्टर के क्लिनिक में तन्वी के टेस्ट के दौरान बिजली चली गई और कमरे में जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें एक परछाई आई जो दीवार से निकलकर तन्वी की आंखों में समा गई। और उसके बाद तन्वी बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा कि वो एक डिसोसिएटिव ट्रांस में है, जहां शरीर जिंदा है लेकिन दिमाग किसी और जगह कैद है। इस घटना की खबर अंश को भी मिली और उसने बिना वक्त गवाए हिमालय छोड़ दिया। वो जानता था कि यह वही आत्मा थी जो अब उस बच्ची के जरिए फिर से खुद को जगाना चाहती है। लेकिन इस बार वो बच्ची सिर्फ माध्यम नहीं थी, वो वह थी जिसकी आत्मा के टुकड़े में दिशा की बहन की अधूरी सांसें कैद थीं। वो 7 बिंदु अब 7 जन्मों के चक्र थे और तन्वी उनमें आखिरी थी, जिसके जागते ही आत्मा फिर से पूर्ण रूप से लौट सकती थी। अंश ने एसीपी विनय से संपर्क किया, जो अब विदेश में था, लेकिन जैसे ही उसने तन्वी का नाम सुना, उसकी सांसें थम गईं। हमने जो सोचा था कि खत्म हो गया, वो अब ज्यादा ताकतवर बन गया है। और इस बार वो सिर्फ बदला नहीं, बल्कि पुनर्जन्म मांग रहा है। अंश और विनय अब वापस उसी गांव लौटे जहां वो जंगल था, लेकिन अब वह पूरा जमीन में समा चुका था। केवल मंदिर का एक पत्थर बचा था, जिसे अब एक सरकारी रिसोर्ट का बेस बना दिया गया था।
लेकिन अंश को पता था कि आत्माएं ईंटों में नहीं, जमीन में बसती हैं। इस बीच तन्वी को दिल्ली के सबसे बड़े मानसिक अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसकी नींद में अब वो सातों नाम दोहराए जाते थे। अंश, विक्रांत, रोहिताय, बायत, रोहित, अनमोल, समीर, कबीर और आखिर में एक नया नाम, मेरा। डॉक्टरों ने मां को कहा कि वो अपनी बच्ची को वेंटिलेशन पर रखे, क्योंकि अब वो मानसिक रूप से खुद को जला रही है। उसके हाथ पर एक रात खुद से लिखा मिला, मैं आ रही हूं। अंश अब गांव के पुराने पुजारी के पोते से मिला, जिसने कहा कि जब दिशा की आत्मा को कुएं में समाया गया था, उसकी एक सांस जमीन से निकलकर एक गर्भवती औरत की कोख में चली गई थी। शायद रचना, तन्वी की मां, उसी समय गांव के पास रिसर्च कर रही थी और तब उसे वो हवा यकीन लगी थी। अब वो आत्मा जन्म ले चुकी थी और वो बच्ची अब आत्मा की चाबी बन गई थी। एक बार अगर वो फिर से जंगल में पहुंच गई तो सब कुछ पहले से ज्यादा भयानक रूप में लौटेगा। अंश और विनय ने मिलकर सरकार से गुप्त तौर पर तन्वी को बाहर निकालने की योजना बनाई और एक रात जब बिजली कटी, उन्होंने तन्वी को आईसी वार्ड से निकाला और एक जीप में गांव की ओर निकल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब आत्मा सिर्फ जंगल में नहीं थी, वो तन्वी के भीतर बाश हुई, पूरी तरह जाग चुकी थी। और जीप के अंदर तन्वी ने आंखें खोली, मुस्कुराई और कहा, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते अंश। जीप सड़क से फिसल गई और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अंश को होश आया तो वो उसी मंदिर की टूटी छत के नीचे पड़ा था। पास में आग जल रही थी और सामने तन्वी खड़ी थी, लेकिन अब वो तन्वी नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे और शरीर से राख गिर रही थी। वो बोली, तूने मुझे 2 बार मारा अंश, अब मैं 700 बार लौटूंगी। तभी अंश ने वो डायरी निकाली जो उसने हमेशा संभाल कर रखी थी, दिशा की बहन की आखिरी इच्छा, जिसमें लिखा था, अगर कोई मेरी बहन को जिंदा कर सके तो